नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच सीएम योगी ने यह कहा कि प्रदेश में विपक्ष जातीय दंगा फैलाने की साजिश कर रहा है। सियासत करने वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है, वो रोज नए षड्यंत्र रचने की साजिश करते हैं। दंगे का मकसद प्रदेश के विकास को रोकना है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। वहीं हाथरस और अलीगढ़ में आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही है और कुछ लोग मामले को सवर्ण बनाम दलित का मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। हाथरस में जहां पे पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने पंचायत की, इस दौरान सीबीआई जांच के सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। तो अलीगढ़ में भी लोगों ने महापंचायत की। इस दौरान सभा में सांसद सहित अन्य राजनेताओं का विरोध हुआ। नेताओं पर राजनीति करने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा सीबीआई और नार्को टेस्ट का जो जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये सब लोग आ रहे हैं। लगता है आपको अब दूध का दूध पानी का पानी होगा? बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास हो गया है क्षेत्र को और जनता को कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मना किया, इनकार किया है, बोले सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ये उनका विषय है। जनता यही चाहती थी कि ये जो अब तक झूठ का प्रकरण दिखाया जा रहा है और जो निर्दोष फर्जी लोगों के नाम बढ़ाए गए हैं राजनीतिक दबाव और कुछ दूसरे पक्षों के द्वारा, वो सत्य का सत्य जनता के सामने आना चाहिए कि सत्य क्या है। हाथरस में पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर आवास पर एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। श्रवण समाज का सीधा सा कहना था कि जो मामला हुआ है उसकी एक सीधी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। हमारे साथ में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट। ये जो महापंचायत हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है कि जो सीएम ने सीबीआई जांच के लिए और नार्को टेस्ट और इसके लिए जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही होना चाहिए। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट तो हो और सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सच्चे लोग जो हैं वो बचें और झूठे लोग जो हैं वो दबे, जो जिन्होंने गलत किया है वो झेलें, सच्चे लोग जो है छूटें। जो आरोपी है उन पर झूठा आरोप है, उन पर बिल्कुल जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने गुनाह किया उसे मिले, कोई भी हो, जिसने गुनाह किया। सीधा सा है कि महापंचायत में एक फैसला लिया गया है, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महापंचायत में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ में महापंचायत भी लगभग संपन्न हो चुकी है। टीएन शर्मा, इंडिया न्यूज। तो हाथरस में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। रेप पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का टकराव हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज में एसपी जिलाध्यक्ष गिरीश यादव समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसा दी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाते हुए उनको बचाया और एक के बाद एक राजनीतिक दल अब हाथरस पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की है। सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। तो आज के दिन भर के घटनाक्रम की 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा के डेलीगेशन के द्वारा मुलाकात की गई, ये वो तस्वीर है। जयंत चौधरी ने मुलाकात की, उस दौरान लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। जयंत चौधरी को भी लाठियां लगी, ये वो तस्वीर। और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, उनके द्वारा भी मुलाकात की गई पीड़ित परिवार के साथ। तो आज के दिन भर की ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं। 3 बड़ी राजनीतिक शख्सियतें आज पहुंचे थे पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन उस दौरान अफरा तफरी का भी माहौल यहाँ पर देखने को मिला।
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे सांसद विनोद सोनकर का कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान हाथरस कांड पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सरकार पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना पूरे देश को शर्मसार करती है। योगी सरकार संवेदनशील है, जो कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाथरस के आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो कि एक मिसाल बनेगी। विपक्ष इस पर ओछी राजनीति कर रहा है। तो हाथरस की घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस बीच योगी सरकार के आला अफसरों ने भी अब खुद कमान संभाल ली है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बलरामपुर पहुंचे और फिर गैंगरेप पीड़िता के परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान आला अफसरों ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि 29 सितंबर को छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। तो खबर वाराणसी से है, जहां पे आजमगढ़ में नाबालिग रेप कांड पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है और बच्ची का हाल जानने के लिए अब अस्पताल सपा का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। सपा का 6 सदस्यीय कमेटी पीड़िता का हालचाल जानेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर यह मुलाकात होगी। बीएचयू अस्पताल में आपको बता दें कि ये पीड़ित बच्ची भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है और अब इसमें सपा का डेलीगेशन जाएगा। इसके लिए अखिलेश यादव की तरफ से 6 लोगों का नाम चयनित किया गया है और 6 लोगों का यह दल इस पीड़िता के साथ मुलाकात करेगा। तो आजमगढ़ में नाबालिग रेपकांड पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे एक 7 साल की मासूम से दरिंदगी की घटना सामने आई है और बताया गया है कि बहला फुसलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। रेप की बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। डरी सहमी मासूम हफ्ते भर तक दर्द को सहती रही। दर्द बढ़ने पर परिजनों को अपनी आपबीती बताई। परिजनों ने शिकायत की, मामला दर्ज हुआ और आरोपी दरिंदे को पुलिस ने इसके बाद गिरफ्तार किया है। जैसा कि संज्ञान में आया है कि यह घटना 22 तारीख को होती है। 22 तारीख को एक बच्ची को ले जाके उसके साथ जो है बलात्कार किया जाता है, लेकिन यह सूचना उस दिन दी जाती है। बच्ची ने जैसा बताया है कि उसे उसको धमकी दी जाती है कि यदि वह किसी को बताएगी तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन 30 तारीख को उसके पेट में दर्द होता है। उसके उपरांत यह जानकारी जो है वह अपने माँ को देती है, जिसके बाद थाने पर 1 तारीख को पीड़िता की माँ के द्वारा सूचना दी जाती है। तत्काल मुकदमा लिख 2 तारीख को आरोपी को गिरफ्तार कर आज उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर एक विवादित बयान देकर के हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भाजपा नेता ने यह कहा कि जब लड़की अपनी मां के साथ खेत में घास काटने गई थी तो बाजरे के सूखे खेत में मां को छोड़कर वो कैसे चली गई। लड़कियों के साथ जब घटना होती है तो उन्हें गन्ने का खेत, अरहर का खेत, बाजरे का खेत पे ही घास नजर क्यों आती है। भाजपा नेता के इस बयान ने जहां राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है तो फिर इसके साथ ही लड़की के चरित्र पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब वहीं भाजपा नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए यह भी कहा कि उन्हें वो लड़की अगर इतनी ही सती सावित्री लगती है तो उसकी अस्थियां लेकर पूरे देश में छिड़क दें और मंदिर बनवा दें, क्योंकि हमारे यहां पर सती सावित्री को ऐसे ही महत्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भाजपा नेता ने यह अपील की और कहा कि ये बेतहाशा पैसा और सुविधा उसके परिवार को क्यों दिया जा रहा है, जबकि ये पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है। कि आज जब बाजरे की फसल कटाई हो रही है, उसकी सूखा खेत है, तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? कौन सी घास थी? तो बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है गांव देहात के अंदर। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, मक्के का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है और कहीं को घास ही नहीं मिलती।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं संदीप के नाम के लड़के को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ तो इसका अफेयर, वहाँ की जो सूचनाएं आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, इसका तो 3 साल पहले का अफेयर था उस लड़के के साथ में। योगी जी से कहना चाहूँगा कि किस बात के 25 लाख, ये जनता की कमाई है, किस बात के लिए मकान, किस बात के लिए उसे तमाम सुविधाएं क्यों दिया जा रहा है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की सती सावित्री अगर उनको तलाश कर रहे हैं तो इसकी अस्थियों को ले जाएं, मैं प्रशासन से कहूंगा उनको दे दें, और शंकर जी की तरह से इसको लाद करके देश भर में छिटकावें, महामंदिर बनवावें, और मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ सती पार्वती की पूजा की जाती है। देखिए, तो बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के इस बयान को आप सुन रहे हैं। हालांकि मामला इतना संवेदनशील है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बयानबाजी है वो कैसे इस पूरे प्रकरण को लेकर के हो रही है, और आपने उनके शब्दों को सुना, उनके बोल को सुना, किस तरीके के आरोप और बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ये नेता नजर आ रहे हैं। और अब जाहिर बात है कि इस तरीके की घटना को लेकर के जब ऐसी बयानबाजियां होती हैं तो फिर सवाल पूरी पार्टी के ऊपर भी खड़े होते हैं। ये बात अलग है कि इससे बचने के लिए ये जरूर कहा गया कि उनके निजी विचार। उधर उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता रविवार को मथुरा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मथुरा के सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य मंत्री महेश गुप्ता जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, और वहीं हाथरस कांड पर भी उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो राजस्थान क्यों नहीं जाते, वहां पर सरकार मामले की सीबीआई जांच करवा रही है, कोई दोषी नहीं बचेगा। राहुल गांधी यहाँ की बात करते हैं, अपने राजस्थान में देखते नहीं, 2-2 घंटा कई घटना वहाँ में वो वहाँ की चिंता नहीं करते, वो यहाँ की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कानून में इतना राज है। आप बताइए, लगभग पुलिस मुठभेड़ में 124-25 बदमाश मारे जा चुके हैं। कितने बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, और जिसमें हमारे पीछे जो हमारे उसमें जो 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। आप देखिए, कोई किसी भी तरह से उनको जो भी उसमें दोषी थे, चाहे वो जो भी था, विकास दुबे थे और अन्य भी थे, किसी को इस शासन में कोई रियायत नहीं है। वहीं सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी हाथरस की घटना पर भी बयान दिया। मेनका ने कहा कि इंसान की नीयत हम लोग नहीं बदल पा रहे हैं, ये घटना बेहद अफसोसजनक है और आज हर महिला की आंख में आंसू हैं। आपको बता दें कि दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी लंबुआ कस्बे में पहुंची, जहां उन्होंने पोस्ट ऑफिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कोई तकलीफ ये अब इंसान की नीयत से तो हम लोग बदल नहीं पाते। ये जो हुआ है ये बहुत अफसोस की बात है, जिसमें एक औरत आँख में आंसू, और अब और कुछ बोलना नहीं चाहिए। वहीं नोएडा पुलिस ने रविवार को डीएनडी फ्लाईवे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ की गई बदसलूकी पर खेद प्रकट किया, और प्रियंका गांधी हाथरस सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस जा रही थी जब पुलिस ने उनको रोका था। इस दौरान वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़कर खींचा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस घटना पर नोएडा पुलिस ने खेद जताया। पुलिस ने एक ट्वीट करके कहा कि नोएडा पुलिस को डीएनडी पर एक अनियंत्रित भीड़ को संभालने के दौरान प्रियंका गांधी के साथ हुई घटना पर गहरा अफसोस है। मुख्यालय इसका स्वतः संज्ञान ले चुका है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हम नोएडा पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं की गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि। वहीं कानपुर महानगर से सूफी इस्लामिक बोर्ड ने 3 दिवसीय धरने पर बैठकर पाकिस्तान प्रेम, कट्टरवाद, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठाई। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ इन मामलों पर अपनी बात को रखा। इसके साथ ही ये भी बताया कि देश में समस्त वक्फ बोर्ड में अधिकांश 85% वहाबी विचारधारा के लोग बैठे हैं, जो कि हिंदुस्तान सरजमी के लिए बेहद खतरनाक है। इन वहाबी शक्तियों पर शिकंजा कसा जाए और शिया वक्फ बोर्ड की जगह सूफी वक्फ बोर्ड को देश हित में लागू किया जाए।
वहीं कासगंज में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद के दौरान खुलेआम तमंचे लहराए गए हैं। तमंचे से फायरिंग करते हुए एक वीडियो भी वायरल है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो पक्षों के बीच में जमीन विवाद के बाद कैसे तमंचा निकाल के हवा में लहराया गया और फायरिंग भी की गई है, जो इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। और अब पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है, लेकिन विवाद के दौरान कैसे खुलेआम लोग हाथ में तमंचे लिए हुए और हवा में लहराते हुए नजर आए हैं, उसकी तस्वीरें, उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। और विवाद बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर के है दो पक्षों के बीच में, जिस दौरान ये विवाद इतना बढ़ा कि लोग तमंचे लहराते हुए नजर आए। तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की भी बात कही गई है। मिर्जापुर में एक बार फिर से खाकी की दबंगई देखने को मिली है, जहां पे बाहर से दर्शन करने आए परिवार के साथ मारपीट की गई है। महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की। इलाहाबाद से मां का दर्शन करने के लिए परिवार आया था। पीड़ित का मोबाइल भी पुलिसकर्मी ने छीन लिया। बिना नेम प्लेट लगाए पुलिसकर्मी यहां पर ड्यूटी करते हैं। उस दौरान देखिए कैसी स्थितियां देखने को मिली, जब पुलिसकर्मियों के साथ ही उलझते हुए ये लोग और उसके बाद पुलिस के द्वारा भी धक्का मुक्की यहां पर की गई है। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आई हैं। पीड़ित का मोबाइल भी छीन लिया गया है। जानकारी ये भी है बिना नेम प्लेट लगाए पुलिसकर्मी यहां पर ये ड्यूटी करते हुए मिर्जापुर में नजर आए, जहां पर आज इस तरीके की अफरा तफरी वाली स्थिति देखने को मिली। तो खबर गोंडा से है, जहां पे दबंगों की दबंगई का लाइव वीडियो भी देखने को मिला है और मामूली विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष की जानकारी आई। दबंगों ने एक परिवार को जमकर पीटा, ईंट पत्थर से परिवार के ऊपर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने फिर अब मामला दर्ज करवाया है और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। तो मारपीट का ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे मामूली विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दो पक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए, ईंट पत्थर एक दूसरे के ऊपर चलाने लगे। पीड़ित परिवार ने इसको लेकर के मामला भी दर्ज करवाया है। घायल को पुलिस के द्वारा अस्पताल भेजा गया है और उसके बाद अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमकर मारपीट हुई है और मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। देखिए कैसे महिलाएं पत्थर उठा करके वार करते हुए एक दूसरे के ऊपर नजर आई हैं, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल भी हुआ। वहीं हमीरपुर में फूड पॉइजनिंग के चलते देव गांव में 2 दर्जन से अधिक लोग अचानक से बीमार हो गए और बीमार लोगों में छोटे छोटे बच्चे सहित महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। सभी बीमार लोगों को सीएचसी सुमेरपुर से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कई मासूम बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि दुकान में समोसा खाने के चलते ये सभी लोग बीमार हुए हैं। तो फूड पॉइजनिंग का मामला हमीरपुर से सामने आया है। सभी को इलाज के लिए आपको बता दें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से भी अधिक लोग बीमार हुए हैं। वजह यह बताई जा रही है कि एक दुकान से समोसा खरीदकर इन लोगों ने खाया, जिसके बाद इन सभी की हालत बिगड़ गई। हालत ज्यादा बिगड़ने पर इन सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनको ये जानकारी दी गई कि फूड पॉइजनिंग के चलते ये सब बीमार हुए हैं और उसके बाद इनको अस्पताल में ही एडमिट करके इनका उपचार शुरू किया गया है और अभी भी उपचार इन सभी का जारी है। फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक दुकान में समोसे खाने के बाद इन सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के द्वारा 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए का बजट देकर हर किसी को छत देने की बात हुई है। लेकिन गाजीपुर में इस महत्वाकांक्षी योजना पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए कोई बजट नहीं मिला है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 7,307 आवास के सापेक्ष मात्र 1200 लाभार्थियों को तीसरी किश्त से परिपूर्ण किया गया है। इसकी वजह से बहुत सारे लाभार्थी अपना मकान बनवाकर कर्ज में डूब चुके हैं और सरकार से मिलने वाली राशि का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।